तो चलिए आ जाते हैं हमारे आखिरी पार्ट पे, जिसका नाम है निबंध कैसे लिखें। और ये एसेस के बारे में है। ऐसे जो इंग्लिश में होता है निबंध, उसको हिंदी में बोलते हैं। अब इनको कैसे लिखा जाए, उनको फॉर्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे पैराग्राफ्स में लिखे जाते हैं। पैराग्राफ कैसे अलग किए जाते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे जाके होता है, और मतलब इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, कंक्लूजन कैसे दिया जाता है, और उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में हम जान पाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस थिंग। एंड आप जानते हैं कि जब कभी कोई घटना घटित होती है तो हमें किसी नई बात का पता चलता है, तब हम उसे दूसरों को बताना चाहते हैं। यदि कोई दूसरा सामने ना हो तो हम उसे लिखकर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। विषय यदि छोटा है तो हम उसे एक अनुच्छेद में लिखते हैं। यदि विषय बड़ा है तो उसे अनेक पक्ष उसके अनेक पक्ष हैं, तब उसे कई अनुच्छेदों में लिखा जाता है। यह अनुच्छेद घटना घटने के क्रम पर आधारित होते हैं। जब किसी बात या घटना को सही क्रम देकर एक से अधिक अनुच्छेदों में लिखा जाता है, तब वह निबंध कहलाता है। आइए इस पाठ के माध्यम से समझें कि एक अच्छा निबंध किसे कहा जाता है। तो नॉर्मली हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, और उन इंसिडेंट्स के चलते हम सोचते हैं कि मतलब ये चीज़ किसी को बताने का मन करता है, क्योंकि एक ह्यूमन होता है ना, वो बहुत ही सोशल बीइंग होता है। उसको किसी ना किसी से कुछ शेयर करना, कुछ बताना दूसरों को, और अपने भावों को अभिव्यक्त करना अच्छा लगता है। तो अब ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपके पास कोई हो जिसको आप बता सको, तो आप क्या करते हो, डायरी राइटिंग जिस टाइप से होता है ना, वो तो आप डायरी में लिखते हो। लेकिन नॉर्मली आप उस बारे में अगर कहीं लिखना चाहो तो एक पैराग्राफ लिखते हो, जो कि होता है अनुच्छेद। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, बहुत ही मतलब डिटेल में किसी घटना के बारे में लिखना है, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है, तो आप उसको, और उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं मतलब पक्ष, अनेक पक्ष, यानी कि कुछ को एक एंगल से ही वो एक तरह का लगता है, दूसरा एंगल से कुछ और तरीके का लगता है, तो वो एक पैराग्राफ में तो उसको नहीं समा सकते। तो इसीलिए उसके लिए जब कुछ लिखा जाता है तो उसको निबंध कहा जाता है, और इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं निबंध क्या है। आइए सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि निबंध क्या है। निबंध से तात्पर्य उस रचना से है जिसे अच्छी तरह से बांधा जाता है, और या जिसमें विचारों अथवा घटनाओं को सही क्रम देकर गूंथकर लिखा जाता है। निबंध गद्य में लिखा जाता है। उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि के समान यह भी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। सो बेसिकली जितने भी प्रोज, गद्य यानी कि इंग्लिश में प्रोज होता है, तो जितने भी प्रोज के टाइप्स होते हैं, उसमें से भी ये एक तरीका है अपने भावों को अभिव्यक्त करने का। और जितन मतलब एक इस टाइप का लेख, इस टाइप की रचना जो कि मतलब अच्छे से एक ही मोटिव को लेके, एक ही विचार को लेके उसको बनाया जाता है, उसको गढ़ा जाता है, और उसके बाद उसमें उसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हर तरीके का नॉलेज, हर तरीके का ज्ञान उस टॉपिक से रिलेटेड भर दिया जाता है, तो उसे निबंध कहा जाता है। और उपन्यास, कहानी, मतलब जैसे नॉवेल्स एंड स्टोरीज एंड उस टाइप के जितने भी टाइप के राइटिंग्स होते हैं और प्रोज होते हैं, उसी तरह के ऐसे भी एक तरह का उसका पार्ट होता है, मतलब विधा मतलब पार्ट। निबंध आकार में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। 2-3 पृष्ठों के निबंध भी लिखे जाते हैं, और 25-30 पृष्ठों की भी। और ये सही में होता है, क्योंकि मैं इससे बड़ी क्लास में, और मुझे पता है मुझको जब निबंध पढ़ने पड़ते हैं 25-30 पेज के, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट इट्स फन, मतलब जो अच्छा लगता है पढ़ना भी। आपको सामान्यतः 3-4 पृष्ठों के निबंध लिखने का अभ्यास करना चाहिए। निबंध का विषय कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी वस्तु, घटना, विचार अथवा भाव पर निबंध लिख सकते हैं। आवश्यक बात यह है कि उस निबंध में आपको अपने विचार, आपके अपने अनुभव होने चाहिए। और यदि आप दूसरों के विचारों को पढ़ते या सुनते भी हैं, तब भी उन्हें अपनी भाषा में प्रस्तुत करें। पढ़ने वाले को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप अपनी बात या अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है एक निबंध लिखते वक्त? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि उसमें आपका एसेंस हो, आप उसमें झलक रहे हो, आप
क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप उस टॉपिक के बारे में आपने आज तक क्या जाना है, और उसके बाद उसको किस तरीके से समझा है, इस बारे में होना चाहिए निबंध। भले ही इन्फॉर्मेशन, देखो फैक्ट्स हर जगह मौजूद है, लेकिन उन फैक्ट्स को एक रचना देना और उसको अपने नज़रिए से एक मतलब उसके हिसाब से लिखना, अपने नज़रिए के तरीके से कैसे आपने उसको समझा है, वो एक राइटिंग कही जा सकती है। नहीं तो नॉर्मली फैक्ट्स यूनिवर्सल फैक्ट्स है, वो साइंस में आता है, आर्ट्स में नहीं आएगा। लिटरेचर एक आर्ट है, मतलब आर्ट क्या हो सकता है, जो कि हर जगह पर्सनलाइज्ड हो, हर जगह ऑब्जेक्टिव हो, हर जगह अलग हो, हर जगह कुछ ना कुछ उसमें नया हो रहा हो। तो वही एक निबंध कहा जा सकता है, जहाँ पे फैक्ट्स तो हो, लेकिन वो फैक्ट्स जो लिखने वाला है वो उसको रिफ्लेक्ट करके वो उन फैक्ट्स को लिखा गया हो, ना कि जस्ट बिकॉज वो एक फैक्चुअल किसी को बस बताना है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। नहीं, एग्जैक्टली वो जो लिखने वाला है वो उस फैक्ट्स के बारे में क्या सोचता है और उसको वो कैसे प्रस्तुत करता है, उसके बारे में वो जो लिखनी होती है पूरी, उसको निबंध कहा जाता है। अब आ जाता है निबंध लिखने की आवश्यकता, हमको क्यों ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे चलते फिरते निबंध कोई लिख देता है, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास, और किसी को भी फालतू में कोई क्यों निबंध लिखेगा। किसी को जेन्युइनली किसी टॉपिक के बारे में पैशन होगा, किसी टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट होगा, या जो भी हम आगे रीज़न पढ़ेंगे उस वजह से निबंध लिखे जाते हैं। तो जब हम निबंध लिखने की बात करते हैं तो आपका पहला सवाल यही हो सकता है कि निबंध क्यों लिखें, इसकी क्या आवश्यकता है। आपने सही प्रश्न पूछा है, मतलब ऑब्वियसली वो आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं आपने ठीक ही प्रश्न पूछा है कि हम एक्चुअली निबंध क्यों लिखें। आप जो भी कार्य करें उसे क्यों का उत्तर जानना आपका अधिकार है। दीपावली पर यदि मैं प्रधानमंत्री होता जैसे विषय पर निबंध लिखने से हमें क्या हासिल होगा। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। आइए एक सामान्य उदाहरण लें। मान लीजिए आपके घर के रास्ते में निम्नलिखित स्थल आते हैं: मंदिर, स्कूल, बगीचा, अस्पताल, मिठाई की दुकान। ठीक है, आपका मित्र आपके घर आने का रास्ता जानना चाहता है। आप अपने मित्र को घर आने का रास्ता किस प्रकार बताएंगे। सो बेसिकली आपको मतलब किस तरीके से निबंध लिखना चाहिए, किस टाइम जोन के हिसाब से कहाँ पे आप हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है निबंध का। रीजंस उसके बहुत डिफरेंट होते हैं हर एक निबंध के। तो वो कैसे हो सकता है, मतलब डिसाइड कैसे होगा कि आपको किस चीज़ पे निबंध लिखना है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपके घर के रास्ते के पहले मंदिर आता है, फिर स्कूल आता है, फिर बगीचा आता है, अस्पताल आता है, मिठाई की दुकान आती है। अब कोई आपका दोस्त है जो आने वाला है, तो वो आपको आपके घर पे आना चाहेगा, तो वो कैसे आएगा। ऑब्वियसली आप उसको रास्ता बताओगे कि मतलब पहले मतलब मिठाई की दुकान आएगी, ये आएगा, और लास्ट में वो मंदिर आएगा, और मंदिर के पास मेरा घर है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने ठीक लिखा। आप बताएंगे कि आपके घर के रास्ते में क्रम से क्या क्या चीज़ें आती है और कौन से स्थल में आती हैं। यानी गली के किनारे एक मंदिर है, उस मंदिर के आगे चलने पर स्कूल है, स्कूल के पास वाली गली में बाईं और मुड़ने पर एक बगीचा है, फिर दाईं और मुड़ने पर अस्पताल है, और उससे आगे लगभग 50 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर कोई नहीं चल सकता, मैं भी क्या बोल रही हूँ, 50 मीटर चलने पर बाईं और एक मिठाई की दुकान है, बस उसके सामने ही मेरा घर है। ओह, इसका घर मतलब बेसिकली मुझे लगा कि मंदिर के पास है, नहीं, इसका घर मिठाई की दुकान के पास है। अच्छा यार, मस्त मिठाई खाता होगा। एनीवेज, तो उसके बाद आता है कि आप ये तो नहीं बता सकते कि मेरे घर के रास्ते में एक बगीचा आता है, एक मंदिर आता है, मिठाई की दुकान आती है, अस्पताल और एक स्कूल। ऑब्वियस ही बात है, आप फैक्ट्स नहीं बोल सकते कि ये रास्ते में आते हैं, क्योंकि ये आपको पता है, आपके दोस्त को नहीं पता कि कौन सा कहाँ पे आता है, राइट। तो ऐसा सुनकर आपके दोस्त और चाहे कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो आपके घर तक नहीं पहुंच सकता। सही बात है। एंड आप अपने मित्र को अपने घर बुलाना चाहते हो, तो आपको उसे पूरा रास्ता विस्तार से समझाना होगा। शायद इसीलिए सूचना या घटना को विस्तार से लिखने की आवश्यकता होती है। विस्तार से क्रमबद्ध लिखने का यही तरीका ही निबंध का जन्मदाता है। सो बेसिकली आपको इसको इसीलिए विस्तार से लिखना होगा ताकि वो आपकी बात को समझ सके। फैक्ट जानने से वो आपको समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ जान पाएगा कि हाँ बीच में क्या क्या आता है, बट उस जरिए कैसे पहुंचा जाए आपके घर तक वो उसको नहीं समझ आएगा। वो किसी भी मंदिर को बोल सकता है कि हाँ ये तो मंदिर हो गए, वो किसी दूसरे अस्पताल को भी बोल सकता है। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसके घर पे जाने में के बीच में 3 अस्पताल आते हैं। तो अब मैं कैसे, अगर मुझे रास्ता नहीं पता होगा, पहली बार जा रही होंगी, तो मुझे कैसा पता चला कि कौन सा वाला अस्पताल की बात चल रही है।
तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से ही ये भी चीज़ें होती हैं। आइए अब हम निबंध लिखने की बात करें। निबंध में हम किसी विषय पर अपने विचार क्रम से और व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार लिखते हैं कि पढ़ने वाला हमारी बात को समझ सके और उससे प्रभावित हो सके। निबंध लिखने से हमें किसी विषय पर अपने विचारों को एकत्रित करने, क्रमबद्ध करने, उदाहरण जुटाने और उन्हें प्रभावशाली भाषा में कहने और या लिखने का अभ्यास होता है। अलग कहाँ से बोलूँ मैं। यही कारण है कि हम निबंध लिखते हैं। इससे हमें न केवल मित्रों के साथ बातचीत करने में अपितु घर में, दफ्तर में या और सभी जगह में अपनी बात उचित ढंग से कहने या लिखने में मदद मिलती है। सो बेसिक सी बात है ऑब्वियसली कि आप अगर नॉर्मली निबंध की बात कर ही रहे हैं तो इसमें आप पहले विचार को अपना डालते हैं, अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको एक प्रोसेस करते हैं और फिर उनको कहाँ पे कौन सा चीज़ होना चाहिए, कौन से पैराग्राफ में क्या होना चाहिए। आप स्कैटर तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे थॉट्स जो आते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में आते हैं, हर जगह बिखरे बिखरे से, मोतिया जैसे अगर नीचे डाल दो जैसे बिखर जाते हैं उस टाइप से। बट आपको उन मोतियों की माला बनानी है, बहुत स्टाइल से उसको एक प्रेजेंट करना है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है उसको प्रभावी ढंग से बोलना होगा। तो अपनी बात को प्रभावी ढंग से बोलने के लिए हमको पहले विचारों को एकत्रित करना होगा, उसको एक क्रम से रखना होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देने होंगे जिससे कि और ज़्यादा सामने वाले को आपकी बात समझ में आए और उसको एक प्रभावशाली भाषा देनी होगी, जो कि एक अट्रैक्टिव लगे सामने वाले को रीड करने में और उसको पढ़ने में मज़ा आए, उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं इसको विजुअलाइज कर सकता हूँ, इसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं देख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमको अपने निबंध में लिखना चाहिए और ये केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप जब अपने मित्र से बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपको हर जगह पे काम आएगा ये चीज़। इस तरीके से आप हर चीज़ को अच्छे से समझा पाएंगे। एक बात और, हिंदी के अलावा इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य आदि विषयों में अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें कुछ विस्तार में लिखने होते हैं, जैसे अकबर के शासन की विशेषताएं, भारत की जनसंख्या समस्या, भूमध्य रेखा की जलवायु या मांग और पूर्ति संबंधी प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों में निबंधात्मक प्रश्न कहा जाता है, उनके उत्तर लिखने में भी निबंध लिखने का अभ्यास काम आता है। सो ये बेसिक सी बात है कि हिंदी में जैसे इतिहास यानी कि हिस्ट्री हो गई, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, उसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी और वाणिज्य, आई गेस वाणिज्य का मुझको इंग्लिश वाला याद नहीं आ रहा है अच्छे से। सो एनीवेज उसके बाद अकबर का शासन हिस्ट्री का पार्ट है, भारत के जनसंख्या समस्या ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि पॉपुलेशन एंड ऑल ऑफ दैट। फिर भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर में कि वहाँ पे क्या किस टाइप का जलवायु होता है और वो सब चीज़ें, और मांग और ये वाणिज्य से रिलेटेड होगा कुछ। तो इसी टाइप के अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, तो अब आप समझ गए कि निबंध लिखने का अभ्यास करने की आवश्यकता क्यों है, समझ गए ना। तो वो एग्जैक्टली आपको पूछ रहा है, श्योर करके पूछ रहा है कि अब तो समझ गए ना कि आपको एक मतलब अपना एक टच डालने की क्यों ज़रूरत है निबंध में, आपको अपने विचारों को एकत्रित करके उनको सही ढंग से पेश करने की क्यों ज़रूरत है, आपको एक प्रभावी तरीके से अपने बात को रखने की क्यों ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हमको बताया गया है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरत है जब हम एक निबंध लिखते हैं। तो निबंध के प्रकार, आइए अब निबंध के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करें। विषय और लिखने वाले के मनस्थिति के अनुसार अलग अलग तरह के निबंध लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार निबंध अनेक प्रकार के होते हैं। हम यहाँ 3 प्रकार के निबंधों पर विचार करेंगे। तो एक पर्सन टू पर्सन हर निबंध डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक मोटा मोटी तरीके से या एक क्या बोलते हैं बिग पिक्चर व्यू से 3 तरीके के निबंध पे हम विचार करेंगे, जिसका नाम है, पहले वाले का है वर्णनात्मक, दूसरे वाले का नाम है विचारात्मक और तीसरे वाले का नाम है भावात्मक। अब हम इन तीनों को समझेंगे जिस तरीके से यहाँ पे दिया भी गया है। तो वर्णनात्मक में किसी वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली, यात्रा, दर्शनीय स्थल या किसी खेल के विषय पर हम जब निबंध लिखेंगे तो उसमें विषय का वर्णन किया जाएगा।
इस प्रकार के निबंधों को घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें साधारण बातें अधिक होती है, ये सूचनात्मक होते हैं और इन्हें लिखना अपेक्षाकृत सरल होता है। सो बेसिकली ये बहुत सबसे ईजीएस्ट अगर कोई निबंध होता है तो वो वर्णनात्मक होता है। उसमें बेसिकली इवेंट्स को बताए जाते हैं एक के बाद एक, कौन से इवेंट्स हुए, और ये नॉर्मली ऐसे होली, दिवाली या फिर कोई कहीं घूमने गया है तो अगर उस चीज़ पे निबंध, जैसे कि पिकनिक पे गया है या फिर माई ट्रिप टू ज़ू और इस टाइप के जैसे भी निबंध होते हैं। इसको अब हिंदी में आप ऐसा बोल सकते हो कि जंगल सफारी पे आप कभी गए हो, या किस टाइप से भी कहीं की यात्रा के बारे में अगर आप निबंध लिख रहे हो तो उस तरीके में आप बस बताओगे ना कि आपने ये देखा, वो देखा, और वो कैसा विशालकाय था, या कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ देख ली तो उसका रंग आप बताओगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसकी वर्णना करोगे। तो इसीलिए ही इसको लिखना इजी होता है, बिकॉज आपने जो देखा होता है, आपने जो समझा होता है, जो आप अपने आसपास देखते हो, बहुत ही कॉमन तरीके से इनको लिखा जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग के झरोकों में खोज कर कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से ही लिख सकते हो। पर विचारात्मक निबंध जो होते हैं तो उसमें चिंतन करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि विचार है, इस वर्ड है ही ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली चिंतन तो थोड़ा करना पड़ेगा। लिखने के लिए चिंतन मनन की अधिक आवश्यकता होती है। इनमें बुद्धि तत्व प्रदान होता है तथा ये प्रायः किसी व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनैतिक वैसे राजनीतिक की जगह इसको राजनैतिक होना चाहिए, बट एनीवेज समस्या पर लिखे जाते हैं। दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव, दहेज प्रथा, प्रजातंत्र आदि किसी भी विषय पर विचारात्मक निबंध लिखा जा सकता है। इसमें विषय के अच्छे बुरे पहलुओं को पर विचार किया जाता है, तर्क दिए जाते हैं और कभी कभी समस्या का हल करने के सुझाव भी दिए जाते हैं। तो ये सारे जो मतलब एक थॉटफुल प्रोसेस में अगर आप एक निबंध लिखते हो, एक ऐसे लिखते हो, तो उसको विचारात्मक निबंध कहा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत हो सकता है या समाज से रिलेटेड, सोशली एप्लीकेबल हो सकता है, या फिर राजनीतिक यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, पॉलिटिकली रिलेटेड हो सकता है। तो जैसे दूरदर्शन के जीवन पे प्रभाव, दहेज प्रथा जो कि हमारी सोसाइटी में होती है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल, इसको काइंड ऑफ रोका जा सकता है टाइप्स। जैसे दिवाली है, ये सब चीज़ें एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपने जो देखा, जो अपने आपके आसपास आपको छोटी छोटी चीज डिटेल्स दिखी, आपने लिख दिया। लेकिन अब विचारात्मक निबंध लिखने के लिए आपको उस टॉपिक को समझना पड़ेगा, उसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, और इसमें अपने अपने जो आपके दिमाग में जो आपने अलग अलग पहलुओं से उस चीज़ को देखा है, उनकी वर्णना करनी होगी और उनको बहुत अच्छे तरीके से विचार करके बताना होगा। तो इसीलिए ही आपको पहले समस्या भी बतानी होगी, फिर आपको क्या लगता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है, क्यों बड़ी है, फिर आपको बताना हो कि इसका सल्यूशन क्या है कंक्लूजन में ऑब्वियसली। उसके बाद आ जाता है कि भावात्मक निबंध या भाव प्रधान निबंध। ये इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप विषय के प्रति अपने भावात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इनमें कल्पना की प्रधानता रहती है, तर्क की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। उदाहरण के लिए मित्रता, बुढ़ापा, यदि मैं अध्यापक होता आदि विषयों पर निबंध लिखते समय आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। भाव की तीव्रता होने के कारण इन निबंधों में एक प्रकार की आत्मीयता और अपनापन रहता है। यह अपनापन ही इस प्रकार के निबंधों की विशेषता है। सो बेसिकली बहुत ही पर्सनलाइज्ड निबंध जो कि आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, वो सारे निबंध जो होते हैं उनको भावात्मक या भाव प्रदान, मतलब आपके बस थॉट्स की वजह से वो निबंध है, आपकी समझ की वजह से नहीं है, आपके इंटेलेक्ट की वजह से वो नहीं है, आपके बस थॉट प्रोसेस की वजह से वो निबंध है। आपके विचारों में जो मतलब एक आपको विचार करना नहीं पड़ रहा है, जो आपके मन में विचार अपने आप आ रहे हैं, उन वजह से वो, उन सब की वजह से ये निबंध लिखा जा रहा है। तो इसीलिए ही इसमें भाव जो आ रहे हैं उनकी तीव्रता होती है, जिस कारण से इसमें बहुत ही अपनापन होता है, बहुत ही ऐसा लगता है आप उससे रिलेट कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को समझ सकते हो जब आप निबंध को पढ़ रहे हो कि वो क्या लिखना चाहता है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसकी समझ एक मतलब
एक चीज़ के बारे को वो कितना चाहता है, या उस चीज़ के बारे में वो क्या सोचता है, उसके बस सोच के बारे में है, उसके समझ के बारे में इतना नहीं है। समझ के बारे में विचारात्मक था, सोच के बारे में भावात्मक है। उसके बाद आ जाता है, इसी प्रकार निबंध को विषय वस्तु के आधार पर भी अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर किसी चीज़ को बांटा जाए तो कैसे बांटा जाएगा? सामाजिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध यानी कल्चरल टाइप के निबंध, उसके बाद देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना परक निबंध, विज्ञान तकनीक और ये सारे जितने फैक्ट साइंस के बारे में होते होंगे, फिर व्यायाम और खेल संबंधी निबंध, फिटनेस और इन सब से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड निबंध, उसके बाद शिक्षा और ज्ञान विषय एकेडमिक्स और स्टडी रिलेटेड जितने निबंध होते हैं, फिर राजनीतिक ऑब्वियसली पॉलिटिकल, प्रेरक निबंध जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिले उस तरीके के निबंध हो सकते हैं। सुक्ति परक निबंध, सुक्ति परक का मुझको मीनिंग नहीं पता, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, लेकिन हाँ वो भी एक तरह का टर्म होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा मनोरंजन, आपको किसी भी तरीके का मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप किसी ने निबंध लिखा है, बहुत ही कोई कूल सी चीज़ कोई बता रहा है तो वो उस टाइप का निबंध हो जाएगा। फिर भाषा साहित्य और प्रभाव परक निबंध आदि, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ही उस पर लैंग्वेज की प्रधानता होगी ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषा की प्रधानता होगी, वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के लिखा गया होगा, वहाँ पे जितना मतलब क्या बोलते हैं, उसके जितना मैटर पे ध्यान दिया गया हो उसके साथ उसके जो शब्दावली है उस पर भी ध्यान दिया गया होगा। तो ऐसे निबंधों को भाषा परक या साहित्य प्रभाव परक निबंध कहा जा सकता है। उसके बाद आता है, आइए निबंध कैसे लिखा जाता है ये जानने से पहले हम ये जानें कि कौन कौन से अंग निबंध में सम्मिलित हैं।